उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता हैं आप जब बोलते हैं तो सरकारें हिलती हैं। आप जो कहते हैं, अब वो संविधान शब्द गलत हो जाएगा, लेकिन बनवाए आपने संविधान भी है कई जगह, कई परिवर्तन संविधान में आपने करवाए हैं। स्वागत है आपका संजय निषाद जी का, बहुत जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आप योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं और एक अलहदा किस्म की सोच रखते हैं। अलहदा क्यों, वो अभी चरितार्थ होगा हमारी बातों के बाद। क्योंकि संजय निषाद का जब नाम आता है तो एक ये मानिए कि कुछ अलग सुनने को मिलेगा, कुछ अलग देखने को मिलेगा। हमारे बयान चर्चाओं में रहते हैं। संजय जी, स्वागत है आपका। बधाई आपको आपके चैनल। पहले तो आपको बधाई हो। बधाई इसलिए कि जिस आपके घटक दल के साथ में, जहां आप बड़े भाई जिनको कहते हैं भाजपा को, उनको पूर्ण बहुमत महाराष्ट्र में मिला है, तो आपको बहुत बहुत बधाई उसके लिए। पूरे देशवासियों को बधाई है कि कम से कम मोदी जी का जो नारा था कि एक रहें तो सेफ रहेंगे, और सभी गठबंधन दलों को बधाई है कि गठबंधन दल की जीत के लिए जो घटक दल हैं उनकी बड़ी भूमिका रही है। और ये घटक दल एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और ये दोनों जगहों पर हम खाली हम अपनी जीत तो कहते हैं महाराष्ट्र में, लेकिन वहाँ भी उन लोगों ने, झारखंड में भी देखने होगा आपने कि वहाँ भी किसी भी कारण से विपक्ष भी एक रहा, तो आपने देखा होगा कि बहुत सेफ रहा। उत्तर प्रदेश में हम सब लोग मिलके आपने देखा होगा कि एक इतिहास रचा है। कटहरी हो चाहे निषादों का वोट हमारे जिम्मे था, और दोनों जगह देखे होंगे कि समाजवादी पार्टी ने एक निषाद कैंडिडेट दिया था मझवा में, लेकिन फिर भी निषाद पार्टी का साथ निशानों दिया और वहां ऐतिहासिक जीत एनडीए के प्रत्याशी को मिला। और कटहरी में भी इतिहास रहा कि कभी भी लगभग 30 साल से कभी वहां भाजपा नहीं आ पाती थी, लेकिन इस बार मैं योगी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने हमसे कहा कि भाई देखो, मैंने टीम लगाई अपने सारे पदाधिकारियों को, चूंकि देखिए ये समझाने में हम कामयाब रहे कि नेता के साथ नहीं, पार्टी के साथ रहने से, सरकार के साथ रहने से, सत्ता के साथ रहने से आपकी सुरक्षा भी है, सम्मान भी है और समृद्धि भी है। नेताओं के साथ तो आपने बहुत कुछ देखा है, तो इसलिए अभी जो झूठ के प्रपंच के इन लोगों की जो खेती थी वो बंद हो गई, और हम लोग उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक जीत प्राप्त की। उसके लिए मैं योगी जी को धन्यवाद देता हूँ। केंद्र में और राज्यों में जो जीत हुई, मोदी जी, योगी जी दोनों को धन्यवाद देता हूं। उसके साथ हम कार्यकर्ताओं को, जिन्होंने मेहनत करके जमीन पर हमारे सरकार की योजनाओं को धरातल पर पहुंचाया और सही सही बात बताया, और उसको जनता में कामयाबी मिली। जो विपक्ष ने झूठ बोलकर पिछली बार एक संविधान खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, तो एक नैरेटिव सेट करके वोट लेने में आंशिक सफलता प्राप्त की थी, लेकिन उस सफलता अब भारतीय जनता पार्टी की सफलता, ये रेस 2027 में भी इसी तरीके से चलते हैं। बहुत बढ़िया। क्या आपने पूरा जो प्रबंधन किया है उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद, क्योंकि सवाल अभी संजय निषाद वाले आए नहीं और जवाब अभी आने वाला है। क्योंकि 2027 की बात मैंने थोड़ी देर पहले यहां पर इसी मंच पर, इसी जगह पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल जी बैठे हुए थे, तो मैंने एक सवाल लगा था। मैंने कहा 2027 में चुनाव है और यूपी से जाता है दिल्ली का रास्ता, तो 2027 को लेकर अगर बात की जाए तो 2027 को लेकर क्या तैयारियां हैं? तो उनका जवाब आया कि यार इट्स टू अर्ली। लेकिन संजय निषाद के लिए शायद ये अर्ली नहीं है, और अर्ली नहीं है इसीलिए संजय निषाद के जो पोस्टर हैं आजकल बहुत वायरल हो रहे हैं। तो कुछ बताइए 2027 की क्या प्लानिंग है आपको? देखिए, त्रेता में कभी दुख देने वाले जो सरकार थी या उस समय के शासक थे रावण थे, और उन्हें अहंकार था कि मैं ऐसे रहूंगा। लेकिन उस दुख देने वाले सरकार को खत्म करने के लिए अगर वनवास गए भगवान राम, तो सबसे पहले अपने बड़े भाई से मिले, निषाद राज से। और निषाद राज सीता मैया, लक्ष्मण और भगवान राम अकेले। अयोध्या वासियों को नहीं पता था कि राम भगवान है। उनके लोगों के हजारों ऋषि मुनियों को तमसा नदी में राजकुमार के रूप में उनका स्वागत हुआ था। अगर किसी ने भगवान राम के अंदर ईश्वर की शक्ति देखी, तो वो शक्ति निषाद राज ने देखी पहली बार। हम आपको बताऊं कि बड़े शर्म की बात है, इस बात की पहचान लाइब्रेरी में, हाइफा की लाइब्रेरी में इजराइल में हमें देखने को मिला। तो ऐसे में हमें इस चीज को गर्व से कहना पड़ेगा कि हम, अगर निषाद राज ने उस समय पहचानी और उन्होंने अपनी सेना देके गंगा पार किया और उस दुख को खत्म किया, और भगवान राम जब 14 बरस बाद आए राज्याभिषेक में, तो देश में बहुत राजा थे,
लेकिन किसी को याद नहीं किया तो निषाद राज को याद किया। और निषाद राज जब आए तो राम राज आया। राम राज का मतलब सुख का राज होता, बिना भेदभाव के सभी योजनाओं को सभी क्षेत्रों में सबको मान सम्मान सुरक्षा दिया जाए, ये हमारी सरकार की। तो इस युग में अगर उस युग में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था, तो इस युग में एक निषाद राज के वंशज के बेटे डॉक्टर संजय को मोदी योगी ने गले लगाया है। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि दुख देने वाली जितने भी राजनीतिक दल है उन्हें हटाया जाए और फिर से सुख का बिना भेदभाव का राज लाया जाए। उसके लिए देखिए कहते हैं हिस्ट्री द मदर ऑफ पॉलिटिक्स, मूवमेंट इज द फादर ऑफ पॉलिटिक्स। राजनीति जो होती है, इतिहास जो होती है, राजनीति की माँ होती है और आंदोलन उसका बाप होता है। तो इतिहास में आज के दिन में पिछली सरकारें थी, निषाद राज के उस किले को, श्रृंगेरपुर धाम को कोई जानता नहीं था। वहाँ 3 किलोमीटर के बहुत बड़ा विशाल किला है और उसे उपेक्षित जंगल था और माननीय योगी जी ने उसे मंगल बना दिया। और मैं बधाई दूंगा प्रधानमंत्री को कि 12 तारीख को, शायद 13 तारीख को, उस निषाद राज के, भगवान राम और निषाद राज के 56 फुट की मूर्ति लगाकर अगर किसी सरकार ने इतिहास हमारा बनाया है तो सोच बदलता है ना, व्यक्ति की सोच से वो कमजोर होता है। इन सरकारों ने इस जातियों को उपेक्षित रखा था, आज इतिहास से इनको प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से जागृति होती है, जागृति से सोच बदलती है, सोच से संगठन बनते हैं, संगठन में शक्ति होती है और शक्ति से सत्ता में परिवर्तन होते हैं। तो इस प्रक्रिया में निषाद आया और हो गया। और भगवान राम के उस मंदिर को जो टेंट में 500 साल बिताए, उसमें आज देखे होंगे कि जिस दिन आए थे प्रधानमंत्री उद्घाटन में, तो जब भगवान राम और निषाद राज के बारे में उन्होंने अपना कोटेशन दिया तो शायद उससे अयोध्या का पूरा माहौल बदल गया। और भगवान राम के साथ निषाद राज का भी मूर्ति लग रहा है। अतिथ भवन है, निषाद राज के नाम से है। और निषाद राज वोट योजना है, मछुआ कल्याण कोष है, इनके बच्चों की शिक्षा के लिए जो इनको जो है झुआ भर वोट को पौवा पिला के वोट लेते थे, लेकिन अभी झुआ भर वोट को पौवा नहीं, ये पावर में आने के लिए उन्हें जो ज्ञान चाहिए वो चाहिए। उसके लिए हमारे यहाँ मछुआ कल्याण कोष की स्थापना हो गई है। और चूंकि प्रक्रिया में है, जल्दी इनको है कि अगर इंटर में बच्चा लड़का लड़की पढ़ता तो उसे 10,000, बीए में होगा उसे 20,000 और जो उससे ऊपर पढ़ेगा 50,000 देकर उनको शिक्षा के लिए आगे करेंगे। उससे नीचे की शिक्षा हमारी सरकार दे ही रही है। तो ऐसे इनके बच्चों को एक्सपोजर विजिट के लिए, इनके इलाज के लिए है कि अगर कहीं बीमार हो गए, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है तो कहीं भी भर्ती हो जाए और अच्छे डॉक्टर के यहाँ इलाज करा लें। उनका जो है प्रक्रिया मोबाइल में फॉर्म भर दें, डॉक्टर से उन्हें टेस्ट करा दें और वो उनके खाते में पैसा पहुंच जाएगा 5 लाख का। तो ऐसी सोच और ऐसा जो व्यवस्था देने वाली जो सरकार है, इसीलिए निषाद इनके साथ है। प्रधानमंत्री ने भी, आप सोच सकते होंगे कि देश में मछुआरों की संख्या लगभग 18% है। कोस्टल एरिया में बहुत है राज्यों में, वहां तो कभी कहीं क्रिश्चियन हो गए, कहीं मुसलमान हो गए बेचारे, इनको सबने धोखा दिया। आज पूरे 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपया दिया था। और मैं बस जब से मैं एजुकेशन 2013 से आया, 13 जनवरी 2013 से जब इनको जगाना शुरू किया, पहले तो मैं चिकित्सक था, तो आप देखे होंगे कि मेरी आवाज को मोदी जी, अमित शाह जी सुने और मत्स्य मंत्रालय को दिल्ली में अलग किया। पहले कृषि मंत्रालय के अधीन विभाग था। जब मंत्रालय अलग हो जाता है किसी समझाए किसी पेशा के लिए, तो उसका विकास होने लगता है। ज्यादातर हमारी बिरादरी मछुआरे हैं, वो मछली क्षेत्रों में काम करते रहे। 6.5 साल में गर्व से कह सकते हैं कि देश के मछुआरों के लिए पूरे 41,500 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया। तुलना करिए, पूरे 67 साल में 3,000 करोड़ रुपया, 6.5 साल में 41,500 करोड़ रुपया जिस क्षेत्र में मिला हो, तो निश्चित रूप से विकास की मुख्यधारा में वो आने के लिए बेताब होगा। आगे भी शुरू है। तो ऐसे बहुत कुछ है। सबसे बड़ा सम्मान है कि इससे पहले सरकारें किसी भी निषाद नेता को टिकट तो दे देती थी, कुर्ता तो पहना लेती थी, विधानसभा में तो आ जाते थे, विधान परिषद राज्यसभा में चले गए, लेकिन उन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी जाती थी। अगर बोल लिया, अपने समाज के आरक्षण की आवाज उठा दिया, तो उसके मुंह चुप हो जाते। मतलब कुर्ता पहना के वोट लेने का काम किया था। लेकिन आज मैं धन्यवाद दूंगा अपने निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को कि आज मैं मनोनीत एमएलसी भी हूँ, विधान परिषद का सदस्य भी हूँ। आज के दिन में विधान परिषद में भी हूँ इनकी आवाज, और विधानसभा में आवाज हूँ। और निषाद पार्टी अगली सीट पर बैठ के इनकी वकालत कर रही है। और राज्यसभा विधानसभा में भी हमारे लोग पहुंच गए, लोकसभा में। ये पहली बार है कि हम लोग इस कामयाबी में आगे आ रहे हैं।
आपका जैसा नाम है, कई बार आप सरकार को वो करते हुए भी दिखाई देते हैं। आपका नाम है संजय, और महाभारत में संजय ने क्या किया था वो सबको विदित है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, फ्यूचर हो चाहे पास्ट हो, आप दोनों दिखाने में यकीन रखते हैं। तो अभी क्या दिखाई दे रहा है 2027 में आपको संजय? अभी आपने देखा होगा कि यहीं देख लीजिए, 2 सीटें बहुत बड़ा मुश्किल से समाजवादी पार्टी जीती, और वो 2 सीटें अगर जहां जीती है वहां भी अब निषाद पार्टी उतरेगी, तो वहां हम लोग टेक्निकल रूप से जिस तरीके से राजनीति होती है, अगर हम लोग जैसे पिछले बार 2022 में हमने 15 सीटें मिली थी, 11 भारतीय जनता पार्टी से हारी हुई सीटें ली थी, और हारी हुई सीटों में से 9 जीत कर दी। तो अगर वो 2 सीटें हारी हुई जो अभी हम हारे हैं, उसमें अगर हमें मिलता तो वो भी हम जो है जीत कर दिखाते। जिस तरीके से 2017 में आया तो हाथी और पंजा साफ हो गई और साइकिल हाफ हो गई, और जो है भाजपा जो है साथ हो गई आज के दिन में सत्ता में। तो ये भी आगे हम लोग रणनीति 2027 में विशेष रूप से हम लोगों की सेना है, निषाद पार्टी की सेना है, अपना दल है। अब हमारे और एक भैया आ गए हुए हैं जो है सुहेल देव भाई, तो राजभर भाई आ गए हैं। तो ये जो पिछड़ों के नाम पर राजनीति करते थे, प्रोपोगंडा, जो हमारे दलितों के नाम पर राजनीति बसपा करती रही। नारा तो था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, लेकिन हिस्सेदारी किसको मिली? जिसकी, अब मैं शब्द आप जान ही सकते हो कि क्या हुआ, कैसे हुआ। कि सामाजिक न्याय मंत्रालय का रिपोर्ट कहता है कि लेदरमैन कब्जा कर लिया। इन्होंने कहा कि आइए समाजवाद है, सबको हम बराबर करेंगे। आज के दिन में सब मतलब बराबर, आज मतलब आज, समाज मतलब आज हम सबको बराबर करेंगे। लेकिन आप देखो सामाजिक न्याय मंत्रालय में क्या कहता है उत्तर प्रदेश कि ओबीसी के जो नौकरी हैं उसमें जो है वो मिल्क वैन का कब्जा है। तो ऐसे तो ठीक नहीं है ना। आप जिसको दीजिए, ठीक है, संख्या आपकी ठीक है, आपने मेहनत किया, पार्टी खड़ा किया, लेकिन सब प्रदेश और देश तो सभी लोगों का है ना, सबका हक बनता है। तो आप कहते हैं मतलब राजनीतिक वैल्यूएबल राजनीति होनी, वैल्यू एडेड राजनीति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कहिए कुछ और करिए कुछ और है। तो ये इसलिए अब पता चल गया। आप देखो इस समय तो उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश बन रहा। अर्थव्यवस्था में देखो कहाँ था, और आज देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, रोडेज हो, रेलवेज हो, चाहे कोई सेक्टर हो, आज के दिन में $1 ट्रिलियन इकोनॉमिक में मत्स्य विभाग 26% का ग्रोथ है। आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मछुआ जो विभाग था उसको कोई नाम लेना पसंद नहीं करता था, लेकिन मैं आपको गर्व से कहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमें कमान मिला। जिस समुदाय का नेतृत्व करता था उनको मैंने जगाया, उनको कहा व्यापार में आओ, काम करो। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश इनलैंड फिशरीज में, जो मैदानी क्षेत्र के उत्पादन में उत्तर प्रदेश मत्स्य विभाग, उत्तर प्रदेश का उत्पादन क्षमता जो बढ़ाया, पूरे देश में 1 नंबर का अभी खिताब लेके आए हम लोगों ने वहां से, अहमदाबाद से। तो ये हम लोगों की उपलब्धि रही है, इसलिए आगे 2027 हम लोग जीतेंगे। क्योंकि आपकी राय को बड़ा तवज्जो मिलता है। मैंने कई बार देखा जब आपने कहीं किसी भी मंच पर कोई बयान दिया तो उसकी खलबली, खलबलाहट, बौखलाहट, ये 3 शब्द होते हैं एक साथ, ये दिखाई दी ऊपर तक और ऊपर के ऊपर तक। तो अभी संजय जिक्र में, ये संजय वो वाले संजय हैं जिन्होंने महाभारत का दृष्टांत किया था। तो संजय को अभी क्या दिखाई दे रहा है, और संजय क्या राय देना चाहेंगे इस सरकार को कि भैया ये मत करो नहीं तो बेड़ा गर्क हो जाएगा? मैं इतने कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी जो वादा किया था, जो घोषणा पत्र में लगभग वो पूरा कर रही है। जो कुछ बचे हैं, उनका एक मछुआ विजन था 2014 में, और पूरे देश के मछुआरों ने एक मुश्त आज भी वोट दे रहे हैं। मैंने कहा कि बूथ पर गिनवा लें। आज के दिन में मैंने जो सेना बनाई थी और बूथ बांट दिया था अपने पदाधिकारियों को। तो एक इनका मामला है, आरक्षण से मुद्दा है कि अगर दिल्ली में जब संविधान बना तो संविधान फर्स्ट इंडिया एक्ट जो है 1931 में आई, और फर्स्ट इंडिया एक्ट में जब ये आ गया कि भाई जो निचले पावदान में सोशली, एजुकेशनली, इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस है ड्यू टू द हिस्टोरिकल कस्टम ऑफ अनटचबिलिटी से, ऐसे लोगों की सूची बनाई जाए। सरजान कमीशन आया, साइमन कमीशन आया, सभी कमीशन के आधार पर एक सूची बन गई और एक्ट बन गया। ये जातियां अनुसूचित हैं। मतलब नीचे सूचित, मतलब सूचित किया जाएगा कि तुम बहुत नीचे हो, तुम्हारे लिए एक व्यवस्था दी गई है कि बड़ा घोड़ा और छोटे घोड़े को अगर एक टोकरी में रख दिया जाए और चना तो बड़ा वाला सब खा जाएगा, छोटा वाला कुछ नहीं पाएगा। तो आरक्षण की व्यवस्था 1931 में जब आई तो 1931-41 हमारे पास था, सरकार बन गई 1900, मतलब संविधान बन गया 1950 में, लेकिन उस समय सरकार नहीं थी, इसलिए गणना नहीं हुई 1951 में। तो 1961 में जनगणना हुई,
1950 में चीफ सेक्रेटरी भारत सरकार वाईके भंडारन ने कहा कि जो जातियां 1931-41 में वही मान ली जाएंगी। संविधान बन गया। संविधान में 74/4 1950 जो फाइल है, जिसके आधार पर सभी राज्यों ने नोटिफिकेट करके दे दिया। तो भारत के देखो, संविधान में लोकतंत्र में दो काम होते हैं, पहला गजट पास होता है, दूसरा बजट पास होता है। गजट मतलब कानून से लोगों को सुरक्षा दी जाएगी, समृद्धि दी जाएगी, सम्मान दिए जाएंगे, देश विकास होगा, देश की सुरक्षा होगी, हर क्षेत्र में होगा। बजट मतलब पैसा आएगा, पैसा जाएगा। जब लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन ऑलरेडी इंक्लूड इन द शेड्यूल्ड कास्ट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये हमारे भारत सरकार के भारत में संविधान में लिख दिया कि मछुआरे हैं, लेदरमैन है, ये वाशरमैन है, ये सब अनुसूचित जाति की सूची में सूचीबद्ध हैं। तो जमुना उस पार, यहाँ जमुना के किनारे हम लोग बैठे हैं, तो जमुना उस पार दिल्ली का निषाद सुरक्षित है, वो राज्यसभा सुरक्षित है, उसका लोकसभा सुरक्षित है, विधानसभा सुरक्षित है, विधान परिषद नोट नौकरी। और जमुना इस पार अगर उत्तर प्रदेश में निषाद हैं तो असुरक्षित होगा। अरे सुरक्षा देने के लिए तो भगवान राम आए थे, निषाद राज ने साथ दिया, तो असुरक्षा रखा, असुरक्षित रखा कांग्रेस सपा ने, बसपा ने, तो इन्होंने हटाया। मैंने कि इनको बिना हटाए इनका काम नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार में इन लोगों को बिना मतलब का ऐसी जबरदस्ती और अनकॉन्स्टिट्यूशनल ओबीसी में डाल दिया। केवट मल्ला, बिंद कश्यप, कहार, धीवर, रैकवार, बाथम, मतलब उनकी पुकारू नाम को ओबीसी में डाल दिया, इसलिए कि सारे बड़े शहर नदियों के किनारे हैं। ये पार्टियां आई और नदियों के किनारे इनको जमीन चाहिए थी। नेताओं को पता चला निषाद पहले 80 में थे, इनकी जमीन खरीद नहीं सकते थे, तो पता चला इनको कहो ओबीसी की लिस्ट बनाओ, इनकी उपजाति को डाल दो, जमीन लूट लो। मैं कह रहा हूं आज के दिन में संविधान से देश चलता है, तो संविधान में निषाद सुरक्षित है। मझवार तुरैया जिसके बाप का बन गया, बेटे को नहीं बन रहा है, क्योंकि इन बेईमान लोगों ने उनका नाम ओबीसी में डाल दिया। तो अब मेरा समाज चाहता है कि बेईमान से साथ छोड़ दिया हूं, अब संविधान की सुरक्षा मोदी दे रहे हैं, योगी दे रहे हैं। अब माननीय योगी जी पहले भी हमारी आवाज उठाते थे निषादों, हमसे पहले माननीय योगी जी ही निषादों के नेता थे, वो सदन में उठाते थे जब सांसद थे, सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ा। मैं जब रेल आंदोलन किया तब भी उन्होंने हमारा साथ दिया। अब समय आ गया है, भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि आप समय बड़ा काम है लोकतंत्र में, जो देश का, राष्ट्र का, अर्थव्यवस्था का, धारा 370, राम मंदिर, ये हो जाने दो, समय आने पर हो जाएगा। अब हो गया, अब निषादों का समय आ गया है। इनके 18% आबादी है। अब ये पीडीए का हिस्सा न बने, पीडीए मतलब ये दूसरे के तरफ मत देखें। उसके लिए ये जिस काम के लिए भाजपा के साथ देखने आए, एक मुश्त वोट दिलवा रहा हूं। इनके आरक्षण का मुद्दा कुछ नहीं है। राज्यपाल ने 31 दिसंबर 2016 को पब्लिक सर्विस कमीशन, SC ST OBC जो रिजर्वेशन अधिनियम है 1994, धारा 13 में पावर है, राज्यपाल ने निकाल दिया कि इनको हम पिछड़ी जात से निकाल देते। कश्यप, कहार को है, रैकवार, बाथम को, तुरैया को निकाल के ओबीसी की नई लिस्ट बनाई जाए। अब इनको कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर से निकाल देना है। और दिल्ली से मझवार का जिस तरीके से उत्तराखंड में दिया है कि शिल्पकार जाति नहीं जातियों का समूह है, उसी तरीके से एक शासनादेश हो जाए कि मझवार जाति नहीं है, तुरैया जाति नहीं, जातियों का समूह है, और मझवार तुरैया के नाम से इनका दे दिया। ओबीसी का जो 27% कोटा है, उसमें से जब हम इधर आएंगे तो 9% काट कर SC में कर दिया जाए। जिस तरीके से 35% से ऊपर जो है मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, तो किसी को कोई कष्ट भी नहीं होगा। SC के लोग भी नाराज नहीं होंगे, ओबीसी के लोग। लेकिन ये जो ओबीसी के नाम पर राजनीति करते, ये खुद गुमराह करते निषादों को। सपा, बसपा, कांग्रेस के लोग तुम उधर ही जाओ, शामिल करेंगे, ऑलरेडी शामिल हैं। मैं धन्यवाद दूंगा मुख्यमंत्री जी को कि पहली बार 70 साल में कि उन्होंने हमारे पत्र संज्ञान में लिया और RGI को लिखा। RGI ने कहा कि नहीं सही है, केवट मल्ला मझवार है, अनुसूचित जाति का हकदार है, 1961 में गिनती हुई थी। लेकिन ये मामला सामाजिक न्याय मंत्रालय का। अभी मैं परसों मिला था, वर्ल्ड फिशरीज डे पर माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देने गया था। खुशी रहा का मैंने कहा कि आपने सौंपा था कटहरी, मझवा और फूलपुर, ये 3 और कुंदरकी वगैरह जहां कश्यप हैं, मैंने सभी सीटों पर दौड़कर मेहनत किया है। और मैं कहा कि लगभग 5 सीटें हमारी जिम्मेदारी थी और मैं करके आया हूं। निश्चित रूप से निषादों, कश्यपों का वोट मिलेगा। धन्यवाद दे के आया, कहाँ सीट से, कहना ठीक है। हमने कहा गिनती होगा तो, कहना पक्का, हमने कहा पक्का जीत हो जाएगा। तो उन्होंने कहा क्या चाहिए, हमने कहा ये पत्र है, आपने जो संज्ञान में लिखा
लिखा था दिल्ली को, फिर एक पत्र लिख दीजिए। तो उन्होंने उसकी समीक्षा के लिए समाज कल्याण मंत्री को लिखा है, असीम जी को। तो अभी मैं ये कह रहा हूं कि आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है। पिछली सरकारों ने इनकी फाइलें गायब कराई हैं। मुकुल वासनिक और शैलजा मंत्री थे कांग्रेस के, सामाजिक न्याय मंत्री, ये जिसके आधार पर संविधान में रिजर्वेशन दिया उसकी फाइल ही गायब आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से, उनके सामाजिक न्याय मंत्रालय, उनके खिलाफ मुकदमा लिखवा दिया गया है नई दिल्ली संसद भवन। तो ये है इनका हक छीनने वाले और एक हक देने वाले। तो भारतीय जनता पार्टी देने वाली है, इसलिए मैं चाहूंगा कि 2027 के लिए बिना किसी मेहनत के फिर से हम लोग विजय पताका लहराएं। उत्तर प्रदेश में फिर एनडीए की फिर सरकार, माननीय योगी जी की सरकार फिर आए, मोदी जी फिर आए दिल्ली में। उसके लिए निषादों का एक मामला है, इनके लिए है। इनका जो संवैधानिक सुरक्षा है उत्तर प्रदेश से राज्यों की लिस्ट से हटा दें और केंद्र की लिस्ट जारी कर दें, जो केंद्र में पहले से हैं। जो कि संविधान बड़ा होता है, आयोग जो है, जो आयोग है, जीओ छोटा होता है, तो संविधान में हम सुरक्षित हैं। जो संविधान में मिला हुआ है वो देना। और इसके लिए अभी 30 तारीख को पहली बार है पूरे देश के मछुआरे, एक इंदिरा गांधी स्टेडियम दिल्ली में है, अभी चूंकि पर्यावरण का मामला उसमें परमिशन के लिए दे रखा है, उसके लिए पूरे देश के मछुआरे इकट्ठा हो रहे हैं। क्योंकि 14 प्रदेशों में हम अनुसूचित जाति की सूची में हैं और दिल्ली से रामचरित्र निषाद को अगर मछली शहर उत्तर प्रदेश लाके भारतीय जनता पार्टी लड़ा के एक सुरक्षित सीट से सांसद बना सकती है, तो मुझे पूरा उम्मीद है भारतीय जनता पार्टी कि उत्तर प्रदेश के निषादों को जो संविधान में मिला हुआ हक है, क्योंकि इन अंग्रेजों को, मुगलों को इन्होंने मारकर भगाया है और क्रिमिनल कास्ट घोषित हुए, उजड़े हुए हैं। अंथा समन गैर कमेटी 1949-50 के अनुसार ये उजड़े हुए परिवार हैं, 578 जातियों में बटे हुए लोग हैं, इनको व्यवस्था दी जाएगी और ये हम पूरा सरकार से उम्मीद रखते हैं। आरोप लगते हैं आप पर, अधिकतर विपक्ष आरोप लगाता है, ये कहना होता है कि जब भी इलेक्शन आते हैं तो संजय जी पहुंच जाते हैं बार्गेनिंग करने। अभी इलेक्शन उपचुनाव की बात आई तब भी आपने सीटों की डिमांड करी, आपकी बात बनी या नहीं बनी, ये मेरा कहना नहीं है, ये विपक्ष का कहना है। तो क्या मानते हैं संजय जी, चुनाव के दौरान जाते हैं क्या वहां और बार्गेनिंग की सिचुएशन आती है? आपने देखा होगा कि हमसे ज्यादा न कोई ऐसा नेता नहीं होगा जो मोदी, योगी, अमित शाह जी से और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहब से मिला होगा। बिल्कुल। तो हमेशा तो चुनाव नहीं होते ना, तो चुनाव तो एक हमेशा कहते हैं कि हम लोग जब जो हमारा हिस्सा लूटने वाले हैं पार्टियां हैं उनको फिर से सत्ता में न आने देना तो मेरी जिम्मेदारी है, और देगा जो उसके साथ तो रहना हमारी जिम्मेदारी है। तो भारतीय जनता पार्टी देने वाली यही है। अगर अपर कास्ट को 10% रिजर्वेशन दे दिया है लिख के, महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया है, तो जिसका रिजर्वेशन लिखा हुआ संविधान में वो विसंगति वो दूर करेंगे। तो इसके लिए मान लीजिए जैसे सीट मांग रहे थे, हमारा हक भी बनता है, निषादों का हक है, भारतीय जनता पार्टी देती रही है और देगी भी, आगे दे रही है, देगी। लेकिन वो समय आया कि नहीं, चुनाव जीतना आवश्यक है। और आप जो है देखो, कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में अशांति लाने के लिए समाजवादी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दे दिया है। तो आप उत्तर प्रदेश में जीत के लिए हमारा साथ दीजिए। तो मैंने कहा भाई समाज का हिस्सा, समाज को क्या बताएंगे, तो समाज के लिए जो उनका मुद्दा हल कर दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, बातचीत करेंगे। लेकिन चूंकि टेक्निकल चुनाव हो गया था महाराष्ट्र वगैरह में, तो समय नहीं मिला, तो उन्होंने कहा हमारा कभी हमारे आरक्षण का मुद्दा बड़ा है, उसके आधार पर समाज वोट देगा। तो आज के दिन में समाज सरकार के साथ रहेगा तभी पाएगा। तो अगर हम सरकार से इनको दिलाने के लिए कर रहा हूं, विपक्ष के साथ तो 30 साल था, सपा बसपा का झंडा उठाता था, वो उनके पास जाता तो SC/ST लगाते थे, इनकी नौकरी ये लटकूराम बना के पिछड़ी से निकालते थे, वो SC में ST ले ले। 30 साल तो न SC में था न OBC में था। तो ऐसे में विपक्ष के पास हमारे ऊपर आरोप लगाने के अलावा कुछ बचा नहीं है। हम कह रहे हैं आज के दिन में देख सकते हैं आप कि निषाद की बेटी के साथ एक अन्याय हुआ वहाँ अयोध्या में। मैंने सदन में आवाज उठाया, अपराधी की कोई जाति नहीं होती है, समाज सबका है, सबने वोट दिया है, सपा को, कांग्रेस को, सबने हुआ है। एक बताइए, एक ऐसे जो है जो दुष्कर्म किया व्यक्ति हो, उसके साथ खड़ा हो जाए कि भाई DNA टेस्ट हो जाए तब होना चाहिए गिरफ्तारी। तो क्या इनकी सरकारें थी, एक निषाद की बेटी के लिए DNA टेस्ट हो जाएगा और उनके वहां अगर होता तो तुरंत काम हो जाएगा।
मेरा क्या दोष था। मैं रेल ट्रैक पर आंदोलन कर रहा था, रेल केंद्र सरकार की होती है, वहां 1 महीना गुर्जर आंदोलन चला, पटरी उखाड़ दिया, एक डंडे भी नहीं गिरे। हमारे लोग अपनी बात केंद्र सरकार को आरक्षण के पहुंचा रहे थे, गोली मार दिया, एक भाई मारा गया इटावा का, मेरा बेटा, और उल्टे 302 मुलजिम बनाया गया। 7 महीने हमें खोजती रही पुलिस। हम डॉक्टर आदमी हैं, आंदोलन करना कोई अपराध नहीं। गांधी ने कहा भाई संविधान ने एक ही चीज दे रखा, संघर्ष करो, अपना धरना प्रदर्शन, अपनी आवाज को बुलंद करो, और तब जाके जिसको लेना होगा, जिसको चाहिए उसे बाहर लाओ। तो ये मैं कर रहा हूं तो गोली 302 का मुलजिम बना दिया हमें। तो ये सब चीजें समाजवादी पार्टी की जो विपक्ष है, बसपा है, सपा है, कांग्रेस है, ये सब खाली बयानबाजी करके, नैरेटिव सेट करके वोट लेते रहे। इनके लिए काम किया होता तो लंबा समय, मोदी काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, हम काम के आधार पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन क्या कभी सपा बसपा कांग्रेस ने मंच से भाषण दिया कि मैंने ये काम किया है, उसको देख के हमें वोट दे दो? आप खाली बस भय दिखा दो, बस उससे वोट ले लो, ऐसे नहीं होता ना लोकतंत्र में। संजय जी की बात आती है तो मैं तो अलहदा जवाब सुनने में यकीन रखता हूं, तो इसीलिए मेरा सवाल भी थोड़ा अलहदा है। एक सरकार को लेकर संजय जी की क्या परिकल्पना है कि सरकार कैसी फॉर्म होनी चाहिए और सरकार कैसी काम करनी चाहिए और ये होनी चाहिए? अगर एक संजय आम आदमी है, तब मंत्री होकर नहीं, आम आदमी, क्या संजय एक आम आदमी है जो परिकल्पना रखते हैं एक सरकार की, वो कैसी सरकार होनी चाहिए? देखिए, मंत्री मैं नहीं हूं, मंत्री मेरा समाज है और मेरे पार्टी के कार्यकर्ता देश की जनता है। हम एक सेवक हैं, राजनीति से उनकी सेवा का अवसर मिला है, सौभाग्यशाली है कि सेवा का अवसर मिला है, एक कानून के और एक किसी माध्यम से। और सेवा जो होता है, मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, तो इस भाव से हम लोग काम करते हैं। इसलिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि मेरी जो तरफ से है कि मेरा खुला जुबान है, मैं अक्सर बोलता रहता हूं। इससे कुछ कभी कभी सरकार को भी दर्द होता है, कभी कभी लोगों को, विपक्ष को भी दर्द होता है, कभी कभी सुनना भी पड़ता है कि आप ऐसा क्यों बोल रहे। देखिए, लोकतंत्र जो होता है एक अभिभावक है, जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के, देश के विकास के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, समृद्धि के लिए। ये अभिभावक कैसा चाहिए? जब भगवान राम और निषाद राज अभिभावक थे तो ताला नहीं था, सुख था। और अभिभावक तलवार के बदौलत गर्दन पर तलवार रखकर धर्म बदल दिए, और धर्म बदलने के बाद अभिभावक रहे 750 वर्ष। तलवार वाले को अभिभावक मान लिया, दशा क्या हो गई भाई, धर्म बदल दिया डंडे में इनका। जब इस डंडे में जय निषाद राज, जय श्री राम का झंडा था तो सुख था, और तलवार से उस डंडे में हरे रंग का झंडा टांग दिया। आधा इधर हरे रंग 18%, 20 पर 80% उधर बेकारे छुप गए। कैसा अभिभावक? अंग्रेज तोप लेके आए, वो भी अपना झंडा हमारे डंडे में टांग दिया, 20, 15, 16% लोगों को धर्म बदल दिया। हम तो कहते हैं कि 18% निषाद, अब निकले हैं इनका है डंडा, उसमें जय निषाद राज का है झंडा, अब नहीं खाएंगे पीठ पर डंडा, ये इनका नारा है। अब इस देश का संस्कृति हमारी है, भारत की संस्कृति है, और अब जनता का राज जनता के लिए हो। क्योंकि इस चर्चिल ने कहा है कि एक किताब है अबाउट द पॉलिटिक्स, उसमें मेन पेज में लिखा है द पॉलिटिकल पावर द स्ट्रॉन्ग देन द गॉड पावर। राजनीतिक शक्ति ईश्वर की शक्ति से भी कम नहीं है, अधिक है। और एक हाथ में धर्म और एक हाथ में राजनीति हो तो सही से राजनीति आए। खाली राजनीति भर लेके चलेंगे तो गलती होगी, धर्म से डरेंगे नहीं तो गलती करते रहेंगे। तो ये दोनों हाथ में, कि दोनों में शक्ति है, ईश्वर में भी शक्ति है, राजनीति में भी कहीं कम शक्ति नहीं, दोनों का उपयोग कर। और उन्होंने लिखा है कि every problem solved by the political party in the democracy with social organization। सामाजिक संगठनों को साथ लिया जाए और सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है। अर्थव्यवस्था कहाँ चला गया था, मोदी आए देख लीजिए, कर दिया। उत्तर प्रदेश को क्या कहते थे, बीमारू प्रदेश है, अपराधियों का प्रदेश है। अब देखो जितने भी अपराधी हैं आउट हो गए और देखो इन्वेस्टर इन हो गए। अभी देखो क्या यही सड़क है ना, कितना देर लग, कितने मर जाते रहे दिल्ली जाने में, कितने लोग शहर में आने में मर जाते थे, लेकिन अभी तो जान बच जा रही है ना। ये राजनीति से उनकी सुरक्षा और सेवा हो रही है। तो मेरे कहने मतलब उन्होंने लिखा है कि एवरी प्रॉब्लम सॉल्व बाय द पॉलिटिकल पार्टी इन द डेमोक्रेसी। सभी समस्याओं का समाधान राजनीतिक दल से संभव है, बट सोशल ऑर्गेनाइजेशन इज अ स्वीट पॉइजन द डेमोक्रेसी विदाउट पॉलिटिकल पार्टी। सामाजिक संगठन एक मीठा जहर है अगर उसके पास राजनीतिक दल नहीं है। तो सारी संगठनों को राजनीति के साथ लाए और राजनीतिक ज्ञान दे। बट पॉलिटिकल, ये जो वोटर, द रियल गॉड इज वोटर इन द डेमोक्रेसी। इस युग का असली भगवान वोटर है।
वोटर जिसे वोट दे देगा उसका भाग हो जाए। तो वोटर इज द पॉलिटिकली अनकॉन्शियसनेस। जो वोटर है वो आधा बेहोश है राजनीतिक रूप से। अब बेहोश आदमी को कभी उधर डरवा के वोट ले लेते हैं, कोई भरमा के वोट ले लेता, कोई पिला के वोट लेते हैं, कोई बतिया के वोट ले लेता। तो एक आदमी जो गरीबी है वोटर है, वोटर जब तक पॉलिटिकल पार्टनर नहीं बनेगा तब तक गरीबी नहीं खत्म। तो मैं चाहता हूं कि जो राजनीति शास्त्र स्कूल में पढ़ाया जा रहा है तो लोकतंत्र को हर जगह हर एक सचिवालय में पढ़ाया जा। और ये जो जनता है, जनता के बात में अधिकारी तो बहुत मतलब कह सकते हैं 90% अधिकारी बहुत अच्छे हैं। वो अगर अच्छे नहीं होते तो शायद उत्तर प्रदेश हम लोग इतना अच्छा नहीं देख पाते। लेकिन कुछ अधिकारी ऐसे उनकी छोटी मोटी गलतियों से बड़ा थोड़ा सा दर्द होता है जनता के बीच में, या उसका जवाब नहीं दे मिलता है। तो उम्मीद रखता हूं जो थोड़े मोड़े अधिकारी हैं तो सरकार में है अधिकारी तो... मैं तो मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि जैसे संज्ञान में आता है पूरा टीम बदल देते हैं, हटा देते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं, जेल भेजवा देते हैं। आपने देखा होगा सबसे अधिक अधिकारियों को अगर जेल भेजवाया है, सस्पेंड किया है तो माननीय योगी जी ने किया है। तो इसकी देन है। तो मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि भाई इस युग में नौकरी जिसको मिलती है वो सौभाग्यशाली है, और नौकरी एक सेवा का अवसर है। गरीब ईश्वर का दूसरा रूप है। ये देश हमारा ये एक तरीके से एकांतवाद है। ये हमारा ये जो हमारे महापुरुषों का देश रहा है, बड़ा संघर्ष किया हुआ है। ये बहुत लंबे समय तक गुलाम रहा है, सोने की चिड़िया रही है। कभी इसकी जीडीपी ग्रोथ 33.5 रहा, एजुकेशन 75% रहा है। पहले विश्व में 12 हमारे यहाँ विश्वविद्यालय हुआ, दुनिया में पहला विश्वविद्यालय भारत में खुला, तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला। अगर दुनिया के लोग हमारे पढ़ने आते थे, विश्व गुरु था। तो मैं उम्मीद रखता हूं बुद्धिमान लोगों से, जनता से, पढ़े लिखे लोगों से भी, और इन अधिकारी से भी और नेताओं से भी कि फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाएं और फिर विश्व गुरु बनाएं और अर्थव्यवस्था में एक नंबर लेके जाएं और हम दुनिया को फिर से खिलाए जिलाएं और फिर से दे। मेरी कल्पना है। संजय निषाद जी, आपने अपनी परिकल्पना बता दी। अब एक सपना होता है हर आदमी का, जैसे मेरा है कि मैं एडिटर हूं, कभी खुद का चैनल लाऊं, खुद का कुछ और ऊपर लाऊं। तो सबकी अपनी महत्वाकांक्षाएं या कहें सपने होते हैं। अब हमें फंसा रहे हैं आप। तो मैं संजय जी से जानना चाहूंगा कि उनकी वो अंतिम इच्छा क्या है कि एक बार तो मैं उस पद पर या उस व्यवस्था में रहूं। होती ना, सबकी अपनी अपनी होती है। आप अपनी बताएंगे कि वो क्या एक अंतिम इच्छा है जो आप पूरी करना चाहते हैं इस जिंदगी के रहते रहते। भाई देखो, एक जंगल से, एक नदी के किनारे, ताल के किनारे मेरे पिताजी सूबेदार मेजर रहे। देश की तीनों लड़ाई लड़े, पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिम पाकिस्तान, चाइना। ये तीनों का मेडल मेरे पास है, मेरे आंखों के सामने। और लड़ाइयाँ कुछ हुई हैं उनका। मैं पेशे से चिकित्सक था, 22-23 साल में बड़ा संघर्ष किया। लेकिन लगा कि इस देश में क्या हो रहा है, जिसके पास पैसा है वो जान बच जा रहा है, जिसके पास पैसा नहीं तड़प के उसका बच्चा मर जा रहा है। तो उसके बारे में पता चला कि ये तो हमारे देश में ये अर्थव्यवस्था, ये तो लोकतंत्र कुछ है नहीं, ये व्यवस्था देने का तंत्र है। तो मैं तो ये चाहता हूं कि मेरी टीम, हमें एक अवसर मिले, हम लोगों को, मेरी टीम को भी मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी के साथ, लेकिन एक अवसर मिले कि इनके लिए एक विशेष तरीके से शिक्षा दुनिया का जो स्तर है शिक्षा का, वो भारत की शिक्षा का स्तर बने, हमारे लोग बाहर न जाए। तो वह जब आएगा कि जब पावर होगा तभी हम लोग कुछ कर पाएंगे। आपके कहने का जो मंशा है कि जो मैं राजनीति में आया हूं तो इस बदलाव के लिए आया हूं और बदल भी रहा है। तो मैं चाहता हूं कि एक बदलाव, एक तरीका ऐसा हो कि जो दुनिया के लोग उत्तर प्रदेश को मॉडल प्रदेश समझें, और उसको जैसे आपने कोरोना माननीय योगी जी ने किया है तो उसी तरीके से उत्तर प्रदेश को एक मॉडल प्रदेश बनाया जाए, जिससे पूरे देश के हर राज्य भी सही हो जाए और पूरी दुनिया के लोग इस भारत को वसुधैव कुटुंबकम के राज में दूसरे लोग भी आ जाएं। तो राजनीति से ही देश चलना है। पहले राजनीति थी, राजा नीति बनाते थे कि राजा कैसे राजा रहेगा, राजा मेरा बेटा कैसे राजा रहेगा, प्रजा कैसे रहेगी। लेकिन अभी लोकतंत्र में आ गया कि जनता कैसे राजा बनेगी। भाई हम अपने कानून से व्यवस्था को राजा कैसे जनता को बनाएं। लेकिन अभी यहाँ देख सकते हैं आप किस तरीके से व्यवस्था है कि राजा कौन बन रहा है और जनता की क्या दशा है। तो धीरे धीरे मैं चाहता हूं कि लोकतंत्र में सही रूप में जनता को राजा बनाया जाए। मैं कई देशों की यात्रा किया हूं, वहां ऐसी व्यवस्था है कि जनता राजा के रूप में रहती है। और यहाँ जो है हम चाहते हैं कि जिस लिए लोकतंत्र की स्थापना की गई, बहुत कई लाखों लोगों ने जान गंवाई है, लोकतंत्र को बनाया है, फिर से संविधान लिखवाया। तो संविधान में मिले हुए जो हक हैं उसके अनुसार सभी लोगों को एक अवसर प्रदान हो
और एक उत्तर प्रदेश को पावरफुल बनाया जाए शिक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, ज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में। ये तभी हो सकता है जब एक अवसर प्रदान हो उत्तर प्रदेश में हम लोगों को संचालन करने का। क्या बात है। अब मैं एक बहुत खतरनाक राउंड खेलने वाला हूं आपसे। राउंड का नाम है रैपिड राउंड। एक नाम लूंगा, उसका नाम सुनते ही आपके जहन में जो पहला शब्द आएगा वो आपको बोलना है। मैं लगातार नाम लेता चला जाऊंगा, आपको लगातार रिप्लाई करना है। रेडी? शुरू करें। रेडी। नरेंद्र मोदी। बेस्ट। योगी आदित्यनाथ। वेरी बेस्ट इन यूपी। राहुल गांधी। राहुल गांधी कहते हैं कि नोबेल पर्सन है, इस तरीके की वर्किंग, उनका परिश्रम अच्छा है उनका, लेकिन सलाहकार उनके पास अच्छे नहीं हैं। अखिलेश यादव। अखिलेश यादव पिछड़ों के नेता हैं, लेकिन भाड़े के पहलवानों को हटाएं, अखाड़े के पहलवानों को लाएं, बस इतने कहूंगा उनसे। युवा हैं, युवाओं के भविष्य के तरफ देखें और उनको बाकी छोड़ दे, सब बाकी जितने लोग उनके सलाहकार हैं। उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सर्वोत्तम प्रदेश, जिसे त्रेता में था, फिर से त्रेता में सारे सुख सुविधा उत्तर प्रदेश को दुनिया का भगवान जिस तरीके से संचालन उत्तर प्रदेश करता था धर्म में, उसी तरीके से राजनीति में उत्तर प्रदेश एक नंबर आया। देश हमारा फिर से अर्थव्यवस्था में सोने की चिड़िया बने, फिर एक नंबर पर विश्व गुरु बने, मेरी एक कल्पना है और योगी जी करेंगे। 10वें से 5वें पर लाए, तीसरे पर लाएंगे और आगे भी एक नंबर पर हो। निषाद इस देश का नाम रहा है, हर धर्म शास्त्रों में लिखा हुआ निषाद प्रदेश है। अगर इस देश में धर्म का नाम, इस देश के प्राचीन नाम निषाद रहा है, और लड़ाई में चूंकि मुगलों ने, अंग्रेजों से इन्होंने लड़ा है, सड़क नहीं थी, नदियों में उजड़ा है, तो निषाद को क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट बनाकर उजाड़ा गया है। तो निषादों को बसना होगा, फिर से राजनीति करना होगा। जब भगवान राम निषाद राज के साथ थे, राजा थे, तो फिर राजा जनता बने, उसके लिए निषादों को आके राजनीति करना होगा और अपनी सोच बदल दे। जो केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार छोटी सोच है जातियों की, उसको छोड़कर इस भारतीय संस्कृति की निषाद राज की सोच लें और एक हो जाएं और नेक हो जाएं। संजय निषाद अपने को जिस उद्देश्य के लिए आए हैं राजनीति में, उसको साबित कर लें। और हम एक एक संजय निषाद सबको अपनी पार्टी की टीम को देखना चाहता हूं, और उत्तर प्रदेश को दुनिया में एक प्रदेश, सर्वोत्तम प्रदेश दिखाई दे, ये मेरा काम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और क्या बड़ी शालीनता से बच गए आपने। कोशिश मैंने की थी घेरने की कई पॉइंट्स पर, बट बड़ी सफाई से निकले। उस सवाल का जवाब का अर्थ नहीं निकल पाया, बट बहुत अच्छा था। संजय जी, आपसे उम्मीद जितनी थी आपने बेहतर रिप्लाई किए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस कार्यक्रम में आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा जी, ओवर टू यू। और संजय निषाद तो एकदम मंझे हुए राजनेता, ये बार बार वो प्रूव करते हैं जब हमारे सवालों से कैसे बच निकलना है, इसका रास्ता यहाँ बैठे बैठे खोज लेते हैं। तो एक बार जोरदार तालियां हो जाए इस जबरदस्त सेशन के लिए।